विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति की चर्चा करी थी। उसमें फ्रांस की क्रांति के कारण, क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाएं और राष्ट्रीय महासभा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम सब चर्चा करेंगे संविधान सभा के कार्यों के बारे में। हम ये पहले बता चुके थे कि राष्ट्रीय असेंबली ने ही अपने आप को संविधान सभा से संबोधित किया था। 14 जुलाई को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल पर कब्जा कर लिया था। देखिए, इस राष्ट्रीय असेंबली या संविधान सभा ने बास्तिल के पतन के बाद किस तरह से जिम्मेदारियों का वहन किया, उसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो देखिए, 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामंतवादी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। यह काम उन्होंने स्वेच्छा से किया था। गांव के पादरियों ने अपने शुल्कों को त्याग दिया, उपाधियों तथा सम्मान को छोड़ दिया और बहुत सारे शिकार तथा धर्मांश वसूल करने के अधिकार को भी छोड़ दिया। रात भर अधिवेशन चलता रहा। लगभग 30 अध्यादेश जारी किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक ही एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस सामाजिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ? हालांकि यहाँ पर इन्होंने अपने विशेषाधिकारों का अंत कर दिया था सैद्धांतिक रूप से, लेकिन औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने की आवश्यकता थी। संविधान सभा द्वारा 4 अगस्त को पारित प्रस्ताव पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। लोग सोच रहे थे कि कहीं राजा भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, क्योंकि राजा की सहमति से ही यह कानून बनता। तो जो चीज़ सैद्धांतिक रूप से सामने आई थी, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप से अमल नहीं हो पाया था। 5 अक्टूबर को वर्षा के उपरांत भी पेरिस की 6 से 7 हज़ार महिलाएं वर्साए पहुंच गई और हमें रोटी दो का नारा उन्होंने बुलंद किया। 6 अक्टूबर को प्रातः भीड़ ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए, कुछ रक्षकों को मार दिया और महल पर अधिकार जमा लिया। राजा और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर किया। अब इनका नारा था, अब रोटी पकाने वाला यानी राजा, उसकी स्त्री और उसका बच्चा हमारे बीच में है। अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। पेरिस में राज परिवार को ट्यूलरिज के पुराने महल में रखा गया। संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया। क्रांति का नेतृत्व उसके बूते की बात नहीं रही। इसके बाद 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करते हुए स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए। जनता की प्रभुसत्ता को मान्यता दी गई और अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। कानून के सम्मुख सबको समान कहा गया। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई, बशर्ते कि वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन नहीं करे। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं थीं, जिसमें जनता की प्रभुसत्ता को जितना महत्व दिया गया था, उतना पहले शायद कभी नहीं दिया गया। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित ध्येय और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ग्रांड टम्परेले के शब्दों में
यह घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक है। इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह घोषणा पत्र मनुष्य मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। इसमें कर्तव्यों का कहीं उल्लेख नहीं था। दुनिया के किसी भाग में लोग इसे लागू कर सकते थे। फ्रांस ने अपनी इस घोषणा के द्वारा पड़ोसी निरंकुश शासकों को बहुत बड़ी चुनौती दी। पूरी 19वीं सदी में यह उदारता का चार्टर समझा गया। अब देखिए इसके आगे 1791 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। यह अत्यधिक मर्यादित था। इसमें दो बातों पर विशेष जोर दिया गया। पहला, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत, यानी कि जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है। और दूसरा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण। इसके अलावा इस संविधान के अनुसार राज्य के अधिकारों में काफ़ी कमी कर दी गई। अब वह फ्रांस का राजा न कहा जाकर फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा। इसके अलावा अब चर्च की भूमि को भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। एक अन्य अधिनियम के द्वारा फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या को 134 से घटाकर 83 कर दिया गया। चर्च के अधिकारियों तथा कर्मचारी के लिए अब राज्य की ओर से वेतन निश्चित कर दिया गया, अर्थात वे भी अन्य लोगों की भांति राज्य के कर्मचारी बन गए। इसके अलावा अब देखिए पेरिस की जो घटनाएं घटित हो रही थी उनसे लुई 16वां काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके अधिकारों में भी बहुत अधिक कमी कर दी गई थी। अतः अब उसने पेरिस से निकल भागने की योजना बनाई। उसका विचार पूर्वी फ्रांस में जाना था, जहाँ फ्रांसीसी फौजें तैनात थी। तो 20 जून 1791 की रात को लुई अपनी पत्नी तथा राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकला। वह वरेन पहुंचा, लेकिन लोगों ने उसे पहचान लिया और उन्हें वापस पेरिस लाया गया। अब राजा एक प्रकार से नज़रबंद कैदी की तरह रखा गया। लोगों को अपने राजा में विश्वास नहीं रहा। इस घटना ने क्रांति के प्रभाव को एकदम बदल दिया। अभी तक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कायम करने की बात किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब लोगों में गणतंत्र स्थापना की चर्चा होने लगी। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्रवाद का प्रारंभ हुआ। अब देखें नई विधानसभा। नए संविधान के अनुसार नए निर्वाचन हुए और 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। इसका चुनाव 2 वर्ष के लिए हुआ था, पर उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। पादरियों ने व्यवहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया और लवादे नामक प्रदेश में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया। फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति निकाल दी, परंतु लुई ने संविधान द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस आज्ञप्ति को रद्द कर दिया। इससे लुई जनता में बदनाम हो गया। क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए थे। बाद की घटनाओं से परेशान होकर कुलीनों के साथ पादरी भी भाग गए। इन सभी को भगोड़ा साबित कर दिया गया। 20,000 लोगों की सेना तैयार करके ये फ्रांस पर आक्रमण करना चाहते थे।
इतना ही नहीं, इन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के शासकों की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त कर लिया। कुलीनों व पादरियों ने जो वहाँ से भाग गए थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के शासकों की सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त कर लिया। इस पर विधानसभा ने भगोड़ों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति जारी कर दी और इसमें कहा गया कि वे लोग वापस लौट आए और सेनाएं भंग कर दें, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके विरुद्ध शत्रु जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस प्रकार की आज्ञप्ति को भी रद्द कर दिया। राजा के इस कदम ने क्रांतिकारियों को और अधिक भड़का दिया। इस समय अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी। इस समय फ्रांस घरेलू राजनीति में कुछ नए तत्व उखड़ के सामने आए। कुछ राजनीतिक गोष्ठियाँ उठ खड़ी हुई और वे विधानसभा तक से प्रतिस्पर्धा करने लगी। इन राजनीतिक गोष्ठियों में थी जैकोबिन क्लब, कार्देलिय क्लब, जिरोंदिस्ट। तो जो जैकोबिन क्लब था, रॉबespierre इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। रॉबespierre जैकोबिन क्लब का प्रसिद्ध नेता था। फ्रांस के लगभग 2000 नगरों एवं गाँव में इस क्लब की शाखाएं फैली हुई थी और सभी शाखाएं पेरिस के केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करती थी। विधानसभा पर इस क्लब का भारी प्रभाव कायम हो गया था। दूसरा क्लब था कार्देलिय क्लब। यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणी के सदस्य थे और इनका प्रसिद्ध नेता दांतो नामक वकील था। यह क्लब भी विधानसभा पर अपना दबाव डालने के लिए नाना प्रकार के हथकंडों का सहारा लेता था। और तीसरा था जिरोंदिस्ट। विधानसभा के एक गुट का नाम जिरोंदिस्ट था। उसके सदस्य फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग, जिसे जिरोंड कहा जाता था, से आए थे। इनका नेता मादाम रोला एक रोमांटिक स्वभाव की युवती थी। जिरोंदिस्ट पक्के गणतंत्रवादी थे और उन्होंने पूरे यूरोप में गणतंत्री सिद्धांत को फैलाया। उन्होंने लोगों को भड़काया, उकसाया, उत्साह बढ़ाया और एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके भयंकर परिणाम निकले। अब देखिए युद्ध का प्रारंभ। 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि राजा, कुलीन व पादरी ऑस्ट्रिया के पक्ष में थे। इसीलिए विधानसभा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध की लपटें धीरे धीरे समूचे यूरोप में फैल गई। यह लगभग 23 वर्ष तक चला और इसका अंत वाटरलू के मैदान में हुआ। युद्ध का कारण था फ्रांस के भगोड़े, जिन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था, और ये भगोड़े थे कुलीन, पादरी और अप्रत्यक्ष रूप से राजा का समर्थन भी इनके साथ था। युद्ध के प्रारंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा। इसी समय विधानसभा ने 2 आज्ञप्तियां जारी की। एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में थी और दूसरी पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों को व्यवस्था करने के संबंध में थी। लुई ने दोनों को रद्द कर दिया। पेरिस की जनता उत्तेजित हो उठी और 20 जून 1792 को उसने राजमहल पर धावा बोल दिया और राजा को आज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करने को कहा। परंतु पहली बात, लुई ने दृढ़ता का परिचय दिया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भीड़ राजा को अपमानित करके वापस लौट गई। घटना चक्र तेजी से घूम रहा था। प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया और प्रशियन सेना फ्रांस की सेनाओं में काफ़ी दूर तक घुस गई। प्रशियन सेनापति ब्रुसविक
ने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें फ्रांसीसी जनता को आदेश दिया गया कि वह राजा को स्वतंत्र कर दे। राज परिवार के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें और यदि ऐसा न किया गया तो पेरिस नगर को धूल में मिला दिया जाएगा। इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी और 10 अगस्त 1792 को पहले से भी अधिक भयंकर विद्रोह हुआ। भीड़ ने राजमहल पर धावा बोल दिया। राज परिवार तो किसी प्रकार बच गया, परंतु 800 स्विस रक्षक मारे गए। भीड़ में से लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए। अब देखिए कम्यून का शासन। 10 अगस्त के विद्रोह तथा मारकाट के लिए पेरिस की क्रांतिकारी समिति उत्तरदायी थी, जिसमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी। वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे। उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को टेम्पिल नामक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। राजा के अनेक समर्थकों को जेलों में ठूस दिया गया। कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया। सितंबर मास में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड का संगठन किया। तमाम व्यक्तियों को जिन पर शत्रु को सहायता पहुंचाने का जरा भी संदेह हुआ, मौत की घाट उतार दिया गया। 2 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य लगभग 1200 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। ऐसे ही वातावरण में कन्वेंशन का चुनाव हुआ। यानी इस समय जैकोबिन क्लब का प्रभाव विधानसभा पर था। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा थी। 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक इसका शासन रहा। इसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया। 21 सितंबर 1792 को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। यानी यह गणराज्य की घोषणा थी। तुरंत ही संविधान बनाने के लिए समिति गठित कर दी गई, परंतु जिरोंदिस्ट और जैकोबिन दलों के आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति अपना कार्य भी शुरू न कर सकी। देश की भावी सरकार में पेरिस का क्या स्थान होगा, इस प्रश्न पर मतभेद फुट खड़ा हुआ। जिरोंदिस्ट फ्रांस के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे, अतः वे पेरिस को उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन, जिनकी शक्ति का मूल स्रोत पेरिस ही था, भावी व्यवस्था में पेरिस का वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण भी था। जिरोंदिस्तों को जैकोबिन के 3 प्रमुख नेताओं रॉबेस्पियर, मारा और दांतो से सख्त घृणा थी। जैकोबिन नेताओं को जिरोंदिस्तों से घृणा थी। झगड़े का मूल कारण लुई सोल्वे के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों में प्राणघातक संघर्ष शुरू हो गया, जिरोंदिस्त और जैकोबिन में। अब देखिए इस संघर्ष का परिणाम, राजा का वध। जैकोबिन दल लुई सोल्वे को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था और जैकोबिन का जो प्रमुख नेता था वो था रॉबेस्पियर। उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाए ही मृत्युदंड दे दिया जाए, किंतु अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर विवाद हो गया और इसके लिए मतदान की व्यवस्था की गई। 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में और 334 ने विरोध में मत किया, यानी पक्ष मृत्युदंड के पक्ष में था, यानी बहुत ज़्यादातर लोग मृत्युदंड चाहते थे।
21 जनवरी 1793 को लुई सोले को सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा के वध के परिणाम बुरे निकले। क्रांति की क्रूरता ने इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी के राज्यों तथा इटली को फ्रांस का शत्रु बना दिया और ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ हो गए। अब देखिए जिरोंदिस्ट जल का सफाया, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया था कि इस समय फ्रांस में जैकोबिन दल यानी रॉबespierre का प्रभाव स्थापित हो चुका था, तो उसने एक एक करके अपने शत्रुओं का सफाया किया और इसमें सबसे पहले उसने राजा का सफाया किया, राजा को मृत्युदंड दिलवाया। उसके बाद उसने जिरोंदिस्ट दल का सफाया करवाया। जिरोंदिस्ट दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। सितंबर हत्याकांड के लिए जैकोबिन नेता मारा को उत्तरदायी ठहराया गया। जिरोंदिस्ट ने कन्वेंशन में प्रस्ताव पास करके मारा को क्रांति अधिकरण के सामने भिजवा दिया, परंतु अधिकरण ने मारा को मुक्त कर दिया। अब पेरिस की कम्यून ने जिरोंदिस्तों के विरुद्ध कार्रवाई की। उसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन को घेर लिया और कन्वेंशन भवन से मांग की कि जिरोंदिस्ट नेताओं को निकाल दिया जाए। असहाय और विवश कन्वेंशन को 30 जिरोंदिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम यह निकला कि फ्रांस के जिलों के लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इस प्रकार गृहयुद्ध का कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया। अब देखिए इसी स्थिति में 1793 का संविधान आया। गृहयुद्ध से कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया। उस पर पेरिस की कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों जो उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, यह दिखलाने के लिए कि उस पर कम्यून का कोई प्रभाव नहीं है, उसने जल्दी से एक नया संविधान बना डाला जो 1793 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नए संविधान में प्रांतों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे भविष्य में पेरिस के लिए अपना वर्चस्व कायम करना असंभव हो गया। नए संविधान में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा शासन के विकेंद्रीकरण को और अधिक बढ़ा दिया गया। व्यवस्थापिका की अवधि केवल 1 वर्ष रखी गई और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति के बाद लागू करने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई जो इतनी निरंकुश और अत्याचारी सिद्ध हुई कि बोर्बो राजाओं की सरकार भी इसके सामने कुछ नहीं थी। पेरिस के 2 सार्वजनिक चौकों में गिलोटिन खड़े किए गए और वहाँ प्रतिदिन अनेक लोगों का वध किया जाता रहा। 31 अक्टूबर 1793 को 21 जिरोंदिस्ट नेताओं को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। मदाम रोला भी उनमें से एक थी। इससे कुछ दिनों पहले 16 अक्टूबर को रानी को सूली पर चढ़ाया गया था। अब देखिए आतंक का राज्य। कन्वेंशन के शासन की शुरुआत के साथ ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में प्रतिदिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता रहा। उन लोगों में अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था अथवा क्रांति को सफल बनाने में प्राणों की बाजी लगा दी थी। फिर भी उस युग के लिए आतंक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वह सब कुछ गणतंत्र के शत्रुओं को दंड देने के नाम पर हुआ था। आतंक का राज्य तो अब शुरू होने वाला था। इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को मौत की घाट उतारा गया। 10 अगस्त 1792 के बाद में व्यवहारिक दृष्टि से फ्रांस में 2 सरकारें थीं, एक कम्यून अथवा पेरिस की सरकार और दूसरी कन्वेंशन अथवा फ्रांस की सरकार। अब तक दोनों ने मिलकर काम किया था, परंतु अब दोनों में बिगाड़ उत्पन्न हो गया। कम्यून के नेता थे हर्बर्ट और शॉमेत। ये दोनों ही अत्यधिक उग्रवादी, बर्बर और अधार्मिक थे। एक तरह से पेरिस के वास्तविक शासक थे। उनके नेतृत्व में कम्यून ने कन्वेंशन को विवश किया कि वह फ्रांस को ईसाईयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न करे और विवश कन्वेंशन ने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया।
अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि की पूजा की जाने लगी। कन्वेंशन और जनरक्षा समिति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध ये सब कुछ स्वीकार कर लिया, परंतु रॉबेस्पियर इससे संतुष्ट नहीं था। रॉबेस्पियर जनरक्षा समिति का सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य था। वह हर्बर्ट और दांतो दोनों गुटों का सफाया करना चाहता था। पहले हर्बर्ट और उसके साथियों पर धर्म विरोधी कार्यों का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया और 24 मार्च 1793 को उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद दांतो और उनके साथियों को मौत की सज़ा दी गई, क्योंकि वे लोग अब रक्तपात को बंद करके उदार नीति का प्रतिपादन करने लगे थे। हर्बर्ट और दांतो की मृत्यु के बाद रॉबेस्पियर का जैकोबिन दल कम्यून और जनरक्षा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया। हर्बर्ट और दांतो की मृत्यु के बाद रॉबेस्पियर का जैकोबिन दल कम्यून और जनरक्षा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया। 5 अप्रैल 1794 से लेकर 27 जुलाई तक, अर्थात लगभग 100 दिन तक रॉबेस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया। पूर्ण सत्ता हाथ में आते ही रॉबेस्पियर ने उन सभी लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाना शुरू कर दिया जो उसके लिए अवांछनीय तथा खतरनाक थे अथवा हो सकते थे। इसके लिए उसने जूरी के सदस्य भी बदल दिए ताकि जूरी हत्याओं के सिलसिले में बाधक सिद्ध न हो। उसके अल्प शासन काल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया, परंतु यही बात उसके पतन का कारण बनी। कन्वेंशन तथा जनरक्षा समिति के सदस्यों को भी अपने प्राणों का भय सताने लगा और उन लोगों ने महाआतंक के नेता रॉबेस्पियर का अंत करने का निश्चय कर लिया। 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया गया। कम्यून की भीड़ उसे कारागार से छुड़ाकर ले गई, परंतु रात्रि में सेना ने घमासान लड़ाई के बाद उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया और कन्वेंशन के आदेश से उसी रात्रि में उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत हुआ। 1795 को नया संविधान सामने आया। 1795 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। इसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया गया था। इसमें मानव अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया, जो एक बिल्कुल नई बात थी। शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी को सौंपा गया। डायरेक्टरी मतलब संचालक मंडल को। इसमें 5 सदस्यों की व्यवस्था थी। ये लोग 5 वर्ष तक अपने पद पर सुरक्षित रह सकते थे, किंतु प्रतिवर्ष उनमें से एक का हट जाना आवश्यक था। यानी धीरे धीरे करके फ्रांस से जो प्रबल दल थे उनका सफाया होता गया था और एक नए रूप से नया संविधान सामने आया। डायरेक्टरी अथवा संचालक मंडल ने 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799 तक शासन किया। कार्यपालिका के समस्त अधिकार 5 व्यक्तियों के इसी संचालक मंडल में निहित थे। संचालकों में कार्नट को छोड़कर सभी कम बुद्धि वाले, बदनाम और स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे। संचालकों में कार्नट को छोड़कर सभी कम बुद्धि वाले, बदनाम और स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे। इसे जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं था। यह प्रांतीय दंगों को रोकने में असमर्थ रहा। राजा के पक्ष में बढ़ते हुए समर्थन को भी यह नहीं रोक सका और न ईसाईयत पूजा पद्धति को रोक सका। उसका शासन भ्रष्ट और कमजोर था और उसे अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में जैकोबिन क्लब को पूर्णतः बंद कर दिया गया और कम्यून तथा क्रांतिकारी परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके समय विद्रोह का तांता लग गया, क्योंकि 1795 ईस्वी में भीषण सर्दी पड़ी, व्यापार चौपट हो गया और सामाजिक कष्ट काफ़ी बढ़ गए। 1795 के अक्टूबर में संचालक मंडल के विरोध में पैंथियन नामक एक सोसाइटी का गठन हुआ, क्योंकि लोगों को स्पष्ट हो गया कि संचालक मंडल केवल धनी लोगों के अधिकारों की चिंता में लगा हुआ है। पैंथियन सोसाइटी के बहुत से सदस्य पुराने जैकोबिन थे,
सोसाइटी की बैठकें टॉर्च के प्रकाश में होती थी और इसके विचारों का प्रकाशन ट्रिब्यून नामक पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। संचालक मंडल ने इस पर जोरदार प्रहार किया और फरवरी 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट को इस सोसाइटी को समाप्त करने का काम सौंपा गया। उग्रवादियों ने शीघ्र ही एक गुप्त समिति कायम कर ली। इस समिति ने समानता के आदर्श के लिए जोरदार संघर्ष किया। वैदेशिक मामलों और युद्ध संचालन में डायरेक्टरी का शासन प्रभावशाली रहा। अब ये था फ्रांस की क्रांति का संपूर्ण विवरण और क्रांति के बाद की घटनाएं। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव रहा। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।